हाय, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास, जिसमें आज हम बात करेंगे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. इट इज सीसीई. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आई हैव क्रिएटेड अ हैंडबुक टू अंडरस्टैंड सीसीई. और इस बुक को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से रिसीव कर सकते हैं. आज इसी शॉर्ट हैंडबुक से मैं आपको वीडियो भी एक्सप्लेन करूंगी. बट if you want to receive this textbook, to read it properly, to understand, because we'll be talking about the meaning, aims, objectives, features, function, and everything about CCE. It is going to be a detailed video, so you have to maintain patience and you have to be with me to understand this topic well, so that you can perform well in the examination. क्योंकि आपको पता ही है कि अगर एजुकेशन की फील्ड में आप आ रहे हैं और इस टॉपिक से आप दूर नहीं रह सकते, इसे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, समझना ही समझना है. और अच्छे से समझने के लिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको थोड़ा सा टाइम और पेशेंस दोनों देने पड़ेंगे. तो this is also useful for various competitive examination, but for now we are taking it for this CTET examination, also for KVS and NVS as well. तो सबसे पहले समझते हैं कि CC क्या है. देखिए, एक पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रही है जिसमें हमने CC और E के फुल फॉर्म्स को मेंशन किया है. C means continuous, another C means comprehensive, and E means evaluation. Continuous का मतलब होता है रेगुलर, लगातार होने वाली चीज. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जिसमें सारे एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हों, यानी हम जिस भी चीज का कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं उसके जितने भी वैरायटी ऑफ एरियाज हैं उन सब ऊपर वर्क किया जाए. क्योंकि सीसी हमारे टीचिंग से जुड़ा है, एजुकेशन फील्ड से जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है हम सी, जो फर्स्ट सी यहाँ पर है, वो कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है कि बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसको कॉन्टिन्यूटली मॉनिटर भी किया जाए, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की जाए, और उसकी कॉन्टिन्यूस जो है अपग्रेडेशन के लिए हमें वर्क करना होगा. कॉम्प्रिहेंसिव दिखाता है कि ना केवल हमें उसके केवल एक एरिया को बल्कि सारे ही एरियाज को कवर करना होगा. अब ये एक और सारे एरियाज क्या है, मीन्स हम केवल एकेडमिक पे फोकस नहीं करेंगे, एकेडमिक के अलावा बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे. सो दिस इज द अनदर सी, स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव. ई मीन्स इवेल्युएशन. हम कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन भी करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन भी करेंगे, और वही मिलाकर बनेगा सीसीई. इवेल्युएशन तो आप जानते ही हैं, बच्चों की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना इज द इवैल्यूएशन, असेसमेंट करना, जिसके लिए हम बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं और बच्चे की प्रोग्रेस को फाइंड आउट करते हैं. सीसी एक इंट्रोडक्शन की तरह समझते हैं कि क्या है, एक ऐसा प्रोसीजर है असेसमेंट का. क्योंकि आपने ये समझ लिया कि सीसी इज अबाउट द इवैल्यूएशन. सीसी एक इवैल्यूएशन का तरीका है जिसमें कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव. कॉन्टिन्यूअस तो वही जो लगातार हम बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं कि वो पढ़ाई में कैसा कर रहा है, क्या चीजें वो कर रहा है, किसमें उसमें कमी है. कॉम्प्रिहेंसिव में हम उसके जितने भी मेंटल, फिजिकल, कॉग्निटिव जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सबको अंडरस्टैंड करते हुए समझते हैं. तो एक ये इवैल्यूएशन है, और ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्प्लॉय किया था एज एन राइट टू एजुकेशन एक्ट में, जो कि 2009 में आया था, जो कि 2010 से एप्लीकेबल हुआ था. आया 2009 में था बट एप्लीकेबल 2010 से हुआ था. और इसके सीबीएसई के जितने स्कूल्स हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं तब से. तो सीसी की फुल फॉर्म आपको समझ में आ गई. अब आगे बढ़ते हैं. सीसी के मीनिंग की अगर हम बात करें तो इट इज अ सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स दैट कवर्स ऑल फीचर्स ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट. जो भी मैंने आपको बताया कि बच्चे के डेवलपमेंट के हर एक फीचर को ये कवर करता है. इट इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ असेसमेंट दैट स्ट्रेसेस टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स. टू फोल्ड्स क्या क्या है, वही दो, जो दोनों सी हैं वही उसके दो फोल्ड हैं. कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन होगा और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होगा. लेकिन हमें कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव दोनों वर्ड को जरा अच्छे से डिटेल में समझना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि इवैल्यूएशन एक्चुअली होगा कैसे. क्योंकि जो अभी मैं आपको बता रही हूँ ये एक ऊपरी तौर पर है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव दोनों टर्म अपने आप में बहुत ब्रॉड है. तो चलिए समझते हैं कि इस स्कीम के अकॉर्डिंग द टर्म कॉन्टिन्यूअस इज मेंट टू एनिक्चुएट दैट द इवैल्यूएशन ऑफ आइडेंटिफाइड एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस रादर देन एन इंसिडेंट. हम ये नहीं मानेंगे कि बच्चे के जो है वो एक्सीडेंटली मार्क्स कम आ गए हैं, या अगर लगातार कुछ जिस चीज में कमी या ग्रोथ या डिके जैसा भी हो रहा है वो हम ऑब्जर्व करेंगे, वो हम अपने पास एज अ रिकॉर्ड रखेंगे. built into the total teaching learning process and spread over the whole duration of the academic session. हमें फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड बच्चे के पूरे ऑलराउंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना है. हमें ये समझना है कि बच्चा जो स्कोर कर रहा है या कैसा परफॉर्म कर रहा है, इमोशनल लेवल पर कैसा है, कॉग्निटिव लेवल पर कैसा है, उसको कंटिन्यू मॉनिटर करना है. सेकेंड टर्म जो है कॉम्प्रिहेंसिव, वो ये कहती है that this scheme tries to cover both the scholastic and the co-scholastic aspect of students growth and development. कॉन्टिन्यूस में तो हम समझ ही गए कि हमें थ्रू आउट द सेशन बच्चे पर वर्क करना है. कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर दो टर्म्स आती हैं जिसको हम बोलते हैं स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक, जिन्हें अभी हम डिटेल में आगे समझेंगे.
ये बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों पर वर्क करते हैं। अब देखिए, अगर आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब नहीं पता तो आप यहाँ पे रिलेट करने में प्रॉब्लम आपको होगी। ग्रोथ होता है फिजिकल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है इस पर एक सेपरेट वीडियो है जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो ग्रोथ एक सेपरेट टर्म है, डेवलपमेंट एक सेपरेट टर्म है। ग्रोथ दिखाता है बच्चे के फिजिकल फीचर्स में होने वाली ग्रोथ को, डेवलपमेंट बताता है बच्चे के ऑल राउंड सब कुछ चीजों को मिला के, जिसमें ग्रोथ भी एक पार्ट होता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के हर एक एस्पेक्ट पर हमें बच्चे के स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एरियाज को कवर करना है। सीसी जैसे कि हमें पता है कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव होता है। कॉन्टिन्यूस इट कंसीडर बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। फिर एक नई टर्म आ गई है जिसको मैं भी फिर आपको समझाऊंगी, इसी वीडियो में आगे, इसीलिए मैंने कहा था मेरे साथ बने रहिए पेशेंस के साथ। कॉन्टिन्यूस में हम फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। भाई जब मैंने आपसे ये कहा कि कॉन्टिन्यूस का मतलब है फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द सेशन, एक सेशन की साइकिल को ले लेते हैं जो मान लीजिए अप्रैल से बिगिन होती है और मार्च तक चलती है। तो अप्रैल से मार्च तक के सेशन में जितना पूरे बच्चे का हम कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो सब कुछ सीसी के फर्स्ट सी का पार्ट है। यानी कि उसमें फॉर्मेटिव समेटिव, ये एफए ऐसे जिनको अब यूनिट टेस्ट भी कहते हैं, हाफ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कहते हैं, एनुअल एग्जामिनेशन कहते हैं ना, यही सब ये हैं फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट। उनको आगे चल के और समझेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है, इट कंसीडर्स बोथ स्कोलास्टिक एंड नॉन स्कोलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड। स्कोलास्टिक में आती है एकेडमिक फील्ड, बच्चा पढ़ाई में कैसा कर रहा है। को स्कोलास्टिक में यानी नॉन स्कोलास्टिक में आती हैं वो सारी चीजें जो बच्चा अदर देन स्टडीज भी सीखता है, जो कि उसकी लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। अगर हम बच्चे को सिर्फ एक रट्टू तोता बना रहे हैं तो हम उसको केवल फीड कर रहे हैं बेसिकली, पर हम उसको कुछ उसकी सोल को फीड नहीं कर रहे हैं, उसको सिखा नहीं रहे हैं। वो जान रहा है मगर उसको यूज करना नहीं सीख पाएगा। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को भी बीच बीच में करते रहना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करने के पीछे उसके एम्स क्या हैं। तो मेन एम है वो है सीसी का, टू असेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग देयर प्रेजेंस एट द स्कूल। बच्चा जितनी देर में स्कूल में रहे उसके हर एक एस्पेक्ट को असेस करना जरूरी है। बच्चे के ऊपर जो स्ट्रेस है, जो बर्डन है वो कम होता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए जरूरी है। कॉम्प्रिहेंसिव और रेगुलर बनाने के लिए असेसमेंट को जरूरी है। इसके अलावा टीचर को भी अपनी टीचिंग को मेंशन करने के लिए या स्पेसिफिक बनाने के लिए भी बहुत स्पेस देता है। प्रोवाइड अ टूल फॉर डिटेक्शन एंड करेक्शन, जब हम कुछ डिटेक्ट कर पाएंगे बच्चे में प्रॉब्लम है तभी तो उसमें कुछ करेक्शन भी कर पाएंगे। और लर्नर्स को ये ग्रेटर स्किल्स प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके से कुछ एम्स हैं सीसी के जिनके लिए ये वर्क करता है। बात करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के, क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहली बात, ये एक टीचिंग और लर्निंग को एक लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी बनाता है। वो जमाना चला गया जब बच्चे जो है वो टीचर पर इस तरह से डिपेंडेंट होते थे कि जो टीचर ने बोला उन्हें बस वही करना था। अपना क्वेश्चन अगर रेज भी करते थे तो शायद उतना वैल्यू नहीं मिलती थी। वो टाइम जा चुका है, अब हम उस बारे में बात भी क्यों करें। पॉइंट ये है कि अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो लर्नर सेंटर्ड है। आपने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम में ये चीज पढ़ी है, ये भी आपके सिलेबस का ही एक पार्ट है जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे को हमें सेंटर पे रखना है, वही हमारा मेन जो है। तो उसको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी हो जाता है थ्रू सीसीई। टू मेक द असेसमेंट प्रोसेस एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उसके अलावा एक फेयर जजमेंट कर पाते हैं टीचर्स, लर्नर को सेल्फ असेसमेंट का मौका मिलता है और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो सीसी के इस तरह से पूरे होते हैं। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के फीचर्स की बात करें तो कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट जो है वो सीसी का, वो कॉन्टिन्यूअल और पीरियोडिकली फेज की बात करता है। यानी हम एक पीरियड, एक टाइम पीरियड के अंदर बच्चे को असेस करते जाना है, ये कॉन्टिन्यूस की बात करता है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि हम बच्चे के ऑल राउंड पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ही सिमट के रह गया, वो दूसरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो और चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये सारी चीजें हम कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के थ्रू ही फिगर आउट कर पाते हैं। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन दोनों ही स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट को भी अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि दोनों ही जगह पर हम करेंगे ना। जब कोलास्टिक और स्कोलास्टिक करेंगे तो हम उसमें कॉन्टिन्यूटी भी से भी चेक करेंगे और कॉम्प्रिहेंसिव वे में तो देखेंगे, यानी ऑल राउंड तो देखेंगे ही देखेंगे। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि सीसी की हेल्प से हम ये चीजें कर पाते हैं। असेसमेंट ऑफ कोलास्टिक को स्कोलास्टिक एरियाज इज डन ड्यूरिंग सेवरल टेक्निक्स बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइज्ड क्राइटेरिया, जो कि जरूरी होता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए।
क्या क्या फंक्शंस होते हैं कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के, इन्हें समझते हैं। भाई ब्रॉडर लेवल पे देखें तो बहुत सारे फंक्शन है, क्योंकि सीसी जो है वो टीचर को सिस्टमेटिक और एफिशिएंटली वर्क करने का मौका देता है। इसके अलावा ये बच्चे की वीकनेस को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। जब आप माइन्यूटली किसी चीज को करते हैं तो बहुत सारी कमियां आपको पता चलती हैं, और वो उन कमियों पे फिर आप वर्क कर पाते हैं। तो हर बच्चे के, ऐसा कह सकते हैं कि बच्चे की एक डीपर स्कैनिंग हो पाती है, और उस स्कैनिंग के बाद हम उसके बारे में और क्या वर्क करना है, कैसे करना है, कर पाते हैं। खास तौर से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान रखते हुए वर्क हो पाता है। CC helps in identifying changes in attitude and value system. जाहिर सी बात है, CC provides information on the progress of students in scholastic and co-scholastic areas, जिसकी हेल्प से बच्चे की जो फ्यूचर का एक सक्सेस है उस रेट को भी बढ़ाया जा सकता है। ये सारे पॉइंट्स आप इन डिटेल नोट्स में से पढ़ सकते हैं, तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड यू टू प्लीज गो। अब हम आते हैं उस पॉइंट पर जहाँ पर हम बहुत देर से थे। समझेंगे अच्छे तरीके से कि स्कोलास्टिक असेसमेंट क्या होता है और फॉर्मेटिव समेटिव क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो सीसी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। स्कोलास्टिक असेसमेंट की बात अगर हम करें तो इट इंक्लूड्स द करिकुलर एरियाज और सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरियाज, जैसे कि ओरल एंड रिटन क्लास टेस्ट हो गए, बच्चों के एक्टिविटी टेस्ट हो गए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो गए। ये जो चीजें हम बच्चों को देते हैं हर सब्जेक्ट्स में, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, ये सब कुछ स्कोलास्टिक असेसमेंट का एक पार्ट होता है। स्कोलास्टिक असेसमेंट फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों होता है, क्योंकि आप यूनिट टेस्ट भी देते हैं कुछ चैप्टर्स के लिए, और फिर उन्हीं चैप्टर्स को आप अपने हाफ ईयरली या फिर समेटिव एग्जामिनेशंस में भी देते हैं, राइट, जिन्हें आप SA1 SA2 कहते हैं, और फॉर्मेटिव्स को आप FA1 FA2 FA3 4 इस तरीके से कहते हैं। तो स्कोलास्टिक असेसमेंट में अब यही सब चीजें आपका असेसमेंट होता है। तो इट्स वेरी सिंपल, स्कोलास्टिक इज कनेक्टेड विद द स्कूल पार्ट, और स्कूल इज प्राइमरीली फॉर द एकेडमिक पार्ट। पहले तो यही कंसीडर होता था ना कि जो स्कूल है वो एकेडमिक्स के लिए ही होता है, ये तो अब हो रहा है कि को स्कोलास्टिक एरियाज को भी इंक्लूड इतना ज्यादा किया जा रहा है। तो पहले जैसे था तो वैसे आप याद करने की ट्रिक है सिंपल सी, कि स्कोलास्टिक असेसमेंट में क्या होता है, स्कूल बेस्ड चीजें जो कि हमारी प्राइमरी से शुरू से चली आ रही हैं, सिर्फ एजुकेशन एंड नथिंग, वो वाला पार्ट स्कोलास्टिक असेसमेंट में असेस किया जाता है। अब जब हमने कहा कि स्कोलास्टिक असेसमेंट हम करते हैं, तो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट भी होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं जब हम छोटे छोटे पीरियड के लिए असेसमेंट करते हैं, यानी 2 यूनिट्स हमने पढ़ाई, उनका टेस्ट ले लिया, 1 यूनिट पढ़ाई, उसका प्रोजेक्ट ले लिया, 1 यूनिट पढ़ाया, उसका कुछ वर्बल हमने ओरल तरीके से टेस्ट ले लिया, वाइवा ले लिया, प्रैक्टिकल करा लिया। तो टुकड़ों में जितनी भी चीजें होती हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। ये डिटेल में आप पढ़ भी सकते हैं, और वैसे मैंने फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। वो एक डिटेल इस टॉपिक पर ही अलग से है, तो वो आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर मिलेगा, देना पड़ेगा उसमें, लेकिन वो अच्छा प्रिपरेशन आपकी वहाँ से हो जाएगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं, मैं समझा ही रही हूँ कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, कि ये इफेक्टिव फीडबैक को जनरेट करता है। उसके अलावा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है स्टूडेंट्स का उनकी लर्निंग में। भाई जितना छोटे छोटे पार्ट्स में आप बच्चे को पढ़ाएंगे, वो उतना ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। इसको ऐसे समझिए, आपने एक बच्चे से कहा कि मैं आपका चैप्टर 1 से लेकर 10 तक का टेस्ट लूंगी, ठीक है, तो सोच के देखिए कि वो उससे करने में ज्यादा कंफर्टेबल होगा, ज्यादा अच्छे से एक्टिवली अपना पार्टिसिपेशन देना चाहेगा, या जब आप उससे कहेंगे कि मैं किसी एक चैप्टर का या एक पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट लूंगी। बड़ा ही सिली क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी से पॉइंट है ये, कि एक चैप्टर वाले के लिए बच्चा ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में यही होता है, हम छोटे छोटे टुकड़ों में उन चीजों को लेते हैं जिससे बच्चे की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाती है। और यही फॉर्मेटिव असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव भी है, फीचर्स भी हैं, कि वो बच्चे के अंदर जो है छोटी चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करा के फिर बड़ी की तरफ लेकर जाते हैं। तो जो भी डिटेक्शन होता है, करेक्शन होता है असेसमेंट प्रोसेस का, वो इसके थ्रू इजीली हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि समेटिव असेसमेंट क्या होता है। समेटिव होता है सम अप करना। समेटिव का सिंपल मीनिंग ही यही है, सम अप करना, चीजों को इकट्ठा करके अब देखना कि जो आपने टुकड़ों में करा वो इकट्ठा होकर कैसा हो पा रहा है। तो समेटिव असेसमेंट वही हो गया कि जहाँ पे बच्चे पूरे प्रोग्राम के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं। इस असेसमेंट के बेसिस पर बच्चों को अपग्रेड किया जाता है, उनको रैंकिंग मिलती है, उनको क्लास में वो टॉप कर रहे हैं, मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, कितना स्कोर कर रहे हैं, आउट ऑफ टॉप 10 में है, टॉप 5 में, ऐसे करके देखा जाता है। तो समेटिव असेसमेंट जो है वो किसी भी एक पूरे समराइज करने वाली चीज होती है, इसलिए इसको समेटिव भी कहते हैं, समेटिव असेसमेंट कहलाता है। इसके फीचर्स यही हैं कि ये जो बच्चा होता है उसके अंदर एक ऑल टुगेदर चीज़ों को पूरा टोटल अच्छा परफॉर्म करने की कैपेसिटी को डेवलप करता है, स्टूडेंट के वर्क को कन्वेंशनल वे में असेस कर पाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं को स्कोलास्टिक असेसमेंट क्या है। को स्कोलास्टिक असेसमेंट बच्चों के लिए तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, क्योंकि इसमें अदर देन द करिकुलम पार्ट
सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब सारी चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं? देयर कुड बी फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, म्यूजिक, कंप्यूटर्स, एनवायरमेंटल साइंस, जनरल नॉलेज, डांस, एक्टिविटीज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अदर देन स्टडीज होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत होती है। तो उन सारे एरियाज को उसमें असेस किया जाता है। अब पॉइंट ये उठता है कि को स्कोलास्टिक असेसमेंट को भी हमें सीसीई के थ्रू ही असेस करना है। मतलब को स्कोलास्टिक असेसमेंट में ये नहीं है कि साल में एक बार एनुअल फंक्शन हुआ, हमने देखा अच्छा इसने तो बहुत अच्छा लास्ट डांस में परफॉर्म किया था, शी इज गुड एट डांस। नो, दिस हैज नॉट टू बी डन। सो व्हाट हैज टू बी डन इज दैट ये भी बच्चे का कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव वे में इवैल्यूएशन हो रहा है कि नहीं। बच्चे के इन एरियाज में भी हमें लगातार प्रोग्रेस चेक करनी है कि बच्चा पहले कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट लेता था या फिजिकली बहुत एक्टिव रहता था, पर अब क्यों नहीं रहता है। तो ये हम तभी बता पाएंगे जब हम उस चीज को एक टाइम पीरियड के अंदर इवेलुएट कर रहे होंगे। अगर हम इवेलुएट ही नहीं कर रहे होंगे कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव वे में, तो कैसे बता पाएंगे? क्योंकि हमारा जो न्यू सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, वो इस चीज पे फोकस करता है कि बच्चे का न केवल उसके एकेडमिक करिकुलम में अपना परफेक्शन होना चाहिए, बल्कि उसके सारे ही फील्ड्स में उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। परफेक्शन तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि परफेक्ट इज नॉट सच अ रियली नाइस टर्म, क्योंकि परफेक्शनिज्म खुद अपने आप में एक पॉजिटिव टर्म नहीं है। तो परफेक्शनिज्म की तरफ हमको तो नहीं ले जाना है, बट बच्चा अपनी ही फील्ड में एक्सेल तो करे, उस डायरेक्शन में तो बढ़े, इतना तो जरूर होना चाहिए। तो ये बच्चों पे, चिल्ड्रन को, जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, क्योंकि बच्चे इंजॉय करते हैं इस तरीके की एक्टिविटीज को। और उनके अलावा बच्चों के एक्शन के करेक्शंस को और डिटेक्शन को हेल्प करता है। क्रिएटिव टीचिंग में टीचर्स को भी हेल्प करता है और लर्नर्स को ग्रेटर स्किल्स प्रोवाइड कराता है। अब ये सब कुछ सीसी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि बहुत ब्रॉडर और कॉन्टिन्यूअस है, जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम से बहुत अलग है। वही पुराना सिस्टम जिसमें बच्चों को मार्क्स दे दिए, दैट्स इट, वो सब पुराने सिस्टम से बहुत बेहतर है ये। और इसके अलावा बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, हर बच्चे की नीड्स की बात करता है, इंडिविजुअल डिफरेंस को समझने के लिए टीचर्स को मौके देता है। और बहुत ज़्यादा ट्रांसल्यूसेंट है ये सिस्टम, ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि यहाँ पे लर्नर, टीचर और पेरेंट तीनों को जोड़ने का ये काम करता है। क्योंकि हर बार जब हम बच्चे को इवैल्यूएशन करते हैं, तो पेरेंट्स तक वो मैसेज हमारा जाता है, और उस पेरेंट्स को भी पता चलता है कि बच्चा कहाँ पे बेहतर कर रहा है, कहाँ पे वो कमी कर रहा है। अगर असेसमेंट के कुछ क्राइटेरियाज की बात करें, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग की अब हम बात करेंगे, जो कि अगेन एक सेपरेट वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट दिस इन लर्निंग, ये ऑफ लर्निंग एंड फॉर लर्निंग, सॉरी, दिस असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड फॉर लर्निंग आप अभी अभी पढ़ के आए हैं। जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, दैट इज समेटिव असेसमेंट, एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग इज योर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है। जब आप पूरी लर्निंग का असेसमेंट करते हैं, वो कब करते हैं? समेटिव असेसमेंट के थ्रू करते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, दैट इज अनदर नेम फॉर summative assessment of learning, and another name for assessment for learning is formative assessment। देखिए लिखा भी है इसके अंदर, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में बड़ा आसानी से आ जाएगा कि जब हम पूरी लर्निंग को इवेल्युएट करते हैं, तो हम लर्निंग का ही तो असेसमेंट कर रहे हैं, क्या सीखा बच्चे ने थ्रू आउट, वो हम असेस कर रहे हैं, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया। और बच्चा लर्निंग में क्या क्या अचीव करता जा रहा है, क्या क्या वो कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, ये हम असेसमेंट करते हैं। कब करते हैं? अंदर, पूरे सेशन के अंदर, टुकड़ों में। तो असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग हो गया। अब एक और पॉइंट है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग इज ऑल्सो वेरी इजी वन। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे को खुद से उसकी लर्निंग को एनहेंस करने के मौके दिए जाते हैं थ्रू द प्रोजेक्ट, थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज, जिसमें बच्चा अपनी प्रोडक्टिविटी को खुद इंक्रीज करता है। लेकिन असेसमेंट वो अपना खुद नहीं करता है, असेसमेंट उसको टीचर ही करते हैं। जब टीचर उसको असेस करते हैं, तो वो उसकी लर्निंग को असेस कर पाते हैं और ये जान पाते हैं कि कितना वो बेहतर हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड असेसमेंट एज लर्निंग। सो दिस वाज इट। ये हमारा जो छोटी सी बुक है, और आई एम श्योर कि आपको समझ में भी आएगी और पसंद में भी बहुत आया होगा। इजी है काफ़ी सीसी को समझना, पर एग्जामिनेशन में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोड्यूस करता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गो गेट द बुक फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। And please keep showing your support like you always do, so it would be a great thing for me. And I'll be seeing you soon with the important MCQs of the same topic in the next video. So till then, take care and see you very soon. Bye bye.